ट्राइमेस्टर की। ये देखें, ये इसमें अब लिखा हुआ था IUGR का ना, ये नाम आपने सुना है? इंट्रायूट्राइन। हाँ जी, ग्रोथ रिडक्शन, कि यूट्रस की जो ग्रोथ है वो कम है। ठीक है, अब हम सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर, सेकंड ट्राइमेस्टर जो है वो 13वें हफ्ते से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो जब आपकी मेजरमेंट आ रही है 13 वीक में और आपको बच्चे का हेड मिल रहा है प्रॉपर शेप के अंदर, तो आप अब उसकी मेजरमेंट्स ले रही हैं, BPD भी लेना है आपने, उसका FL सारी मेजरमेंट लेनी है। तो उसमें आप मेजरमेंट्स जो लेती हैं वो कौन कौन सी लेती हैं सेकंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर? सेकंड ट्राइमेस्टर में कौन कौन सी मेजरमेंट लेती हैं आप? गुड, इसको लिखें आप। सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर कौन सी मेजरमेंट आपने लेनी है? हाँ जी, इसके लिखेंगे आप मोस्ट रिलायबल फैक्टर, ब्रैकेट में लिखें, BPD का लिखें ब्रैकेट में, मोस्ट रिलायबल फैक्टर फॉर EDD डिटर्मिनेशन इन सेकेंड ट्राइमेस्टर। डिटर्मिनेशन सेकेंड ट्राइमेस्टर। अपनी ज़ुबान से समझाओ मैंने क्या मतलब है, क्या समझ आती है आपको इस लाइन से? शायस्ता, हाँ क्या समझ आई है? हाँ हाँ, इससे ही हमें एग्जैक्ट EDD निकालनी थी, क्योंकि वो जो आपने ग्रोथ का बताया। हाँ हाँ, आपको क्या समझ आती है कौसर? सर BPD मोस्ट रिलायबल फैक्टर मतलब BPD वो फैक्टर है जो रिलायबल मतलब काबिल एतबार है, ज़्यादा काबिल एतबार, जिससे हमें करेक्ट EDD निकाल सकते हैं। गुड, तो ये इसकी उर्दू की ट्रांसलेशन है अपनी ज़ुबान में कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर मोस्ट रिलायबल पैरामीटर कौन सा था EDD के लिए? CRL की मेजरमेंट जो है, जो वैल्यू देती है CRL, वो मोस्ट रिलायबल है फॉर EDD। सेकेंड ट्राइमेस्टर में मोस्ट रिलायबल फैक्टर EDD के लिए BPD है, और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर मोस्ट रिलायबल फैक्टर फॉर EDD क्या है? थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर मोस्ट रिलायबल फैक्टर क्या है? फीमर लेंथ। गुड, तो ये समझ आ गई फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड में फीमेल। इसका क्या मतलब है? एक मरीज़ आता है 7वें हफ्ते, एक मरीज़ आता है 17वें हफ्ते, एक मरीज़ आता है 32वें हफ्ते। अब तीनों का आप अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, एक ही मरीज़ है, तो क्या है इससे क्या नतीजे कर निकालेंगे आप? एक मरीज़ आएगा ना आपके पास, 7वें हफ्ते भी आया, फिर बाजी कोली कराना है, मैं 2 महीने बाद 16वें हफ्ते फिर आ गया, फिर मैं बाजी कोली कराना है, फिर 31वें हफ्ते फिर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ गया। अब आपने CRL ली हुई है पहले वीक में, दूसरे वीक में आपने BPD भी ली हुई है, थर्ड वीक में FL भी ली हुई है, तो क्या आप क्या नतीजा निकलेगा आपको? एक्यूरेट EDD निकलेगी। तो EDD क्या एक्यूरेट होगी? अब जब आपके पास वो आ रही है 31वें हफ्ते में, अब आप 7वें हफ्ते में भी उसका अल्ट्रासाउंड कर चुके हैं, आपने 17वें हफ्ते में भी आपने ही किया, 31वें हफ्ते में भी आपने ही किया, ठीक है। अब 31वें हफ्ते में आपने FL भी मेजर की, सारा कुछ मेजर किया, EDD भी आ गई।
अब आप ईडीडी क्या देंगे उसको, क्या ईडीडी है, क्या आपको समझ आई है? सर जो थर्ड ट्राइमेस्टर पे आएगी ना फीमेल है, उसकी डिलीवरी होगी, वही हम वो आप लिख के दे देंगे, ठीक है। लेकिन मैंने आपको साथ में ये बताया था कि मोस्ट रिलायबल जो ईडीडी होती है वो कौन से वीक के, कौन से ट्राइमेस्टर में होती है? फर्स्ट वाली। आपने जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मरीज़ को निकाल के दी थी ना डेट, उसके एक वीक आगे पीछे प्रेगनेंसी डिलीवरी होती है, ठीक है। लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में रिलायबल फैक्टर एफएल आ जाता है कि अगर आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बाज़ मरीज़ होते हैं जिन्होंने अल्ट्रासाउंड नहीं कराया होता ना, और डायरेक्ट थर्ड ट्राइमेस्टर में आ जाते हैं, तब आप एफएल लेते हैं। तो अब एफएल की जो होती है ईडीडी, हालांकि जो आजकल जो हमने जो नया तरीका निकाला वो तो मशीन कैलकुलेट करके देते हैं, वही लिख लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये कहा जाता है कि एफएल की जो वैल्यू निकलती है ना एफएल की, तो वो बहुत करीब होती है एक्चुअल डेट ऑफ डिलीवरी के, ठीक है। कोई कॉन्सेप्ट बना है कि कंफ्यूज हो गए हैं? कंफ्यूज हो जाएगा ना तब भी बता दिया करें मुझे। तो ये तो एक डिलीवरी की डेट के हवाले से थी एक चीज़ें। तो मेरा सवाल ये था कि सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर हमने, जैसे आज हमारा मरीज़ आया तो हमने क्या क्या देखा उसका, हमने रिपोर्ट कैसे बनानी है। असल तो चीज़ आपको ये सिखानी है ना मैंने, कि आपने रिपोर्ट लिखने के काबिल हो जाएं या सारे पैरामीटर काबू करने जो कि आप हो जाएं, यही बताना है ना आपको मैंने असल चीज़। तो आप पहले किन से मेजरमेंट लेती हैं? बीपीटी। तो बीपीटी के आगे अपने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। सेकंड मेजरमेंट कौन सी लेती हैं आप? सर आपने नो 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 नो, सेकंड आप लेती हैं हेड सरकमफ्रेंस, HC, ऐसी है। सेकंड आपने क्या किया? हेड सरकमफ्रेंस आपने देखा, और वो आगे उसके ब्रैकेट में लिख लें ऑन दी सेम इमेज, ऑन द सेम इमेज ऑफ बीपीडी। इसका क्या मतलब है ऑन द सेम इमेज ऑफ बीपीडी का? उसी इमेज से जो आपने बताया था, आउटर टू मैंने बताया था ना, अभी दिखाया भी आपको कि जिस इमेज आपने एक इमेज फ्रीज की उस पर आपने बीपीडी लिया, उसी इमेज के ऊपर आपने हेड सरकमफ्रेंस लिया। हेड सरकमफ्रेंस के लिए नई इमेज आपने नहीं लेनी, ना ही आपने फ्रीज करके दोबारा मेहनत नहीं करनी। एक इमेज जहाँ बीपीडी क्लियर हो गया HC वहीं पे लेना है आपने, और बोन आपने लेनी है, और आउटर टू आउटर बोन हेड सरकमफ्रेंस में लेनी है, और बीपीडी में आउटर टू इनर लेनी है, ठीक है। ये समझ आ गया? अब आपने बीपीडी देख लिया, HC देख लिया। थर्ड आप क्या देखेंगे? स्पाइन, ठीक है, कि उसके स्पाइन के इर्द गिर्द जो इंटैक्ट है वो स्किन जो है वो इंटैक्ट है कि नहीं, ठीक है। थर्ड आपने इधर नहीं है, तो स्किन इंटैक्ट है कि नहीं, समझ आ गई है कि नहीं समझ आई? आ गई है। बीपीडी देखा आपने, वहीं पे आपने HC ले लिया, फिर वहाँ से आपको मैंने बताया था कि आगे हम डिटेल में जब पढ़ेंगे एरो बनता है तो एरो वाली साइड पे आप जाएंगी तो आप स्पाइन के पीछे स्किन देखेंगे, एक पतली सी लाइन आ रही होगी, कि वो लाइन टूट तो नहीं रही, कहीं पे बबल तो नहीं बन रहा, जो हम मुँह में वो खाते हैं बबल तो नहीं बन रहा उस तरह का, वो आपने देखना, ठीक है। वो जब स्किन देखने के बाद आप नीचे आके क्या देखेंगे? चेस्ट में आके आप हार्ट देखेंगे, कार्डिक एक्टिविटी। चौथी चीज़ क्या देखेंगे? और FCA। चौथी चीज़ आपने FCA देख ली। उसके बाद पांचवी चीज़ आप क्या देखेंगे? मेजरमेंट आप पांचवी कौन सी लेंगे? AC, एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस, एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस। पहले कहते हैं सरकमफ्रेंस के लिखे हुए देख लें, अगर देखना तो सरकमफ्रेंस ये लिखा हुआ हेड सरकमफ्रेंस,
और एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस कहते हैं दायरे को, सर्कमफ्रेंस किसे कहते हैं? दायरे। सर्कल, सर्कल सर्कमफ्रेंस दायरा। तो हेड का दायरा और पेट का दायरा, ये दो दायरे आपने मेजर करने हैं। नंबर 1 बीपीडी, नंबर 2 एचसी, नंबर 3 स्पाइन, नंबर 4 हार्ट, नंबर 5 एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस। ठीक है। जी। एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस के बाद आप आएंगे नंबर 6, आपने आना है यूरिनरी ब्लैडर पे। वो बाद का नज़र आ जाता है, बाद का नज़र नहीं आता। ठीक है। जी। उसके बाद आपने क्या लेनी मेजरमेंट? फीमर लेंथ बताते हैं ना, नंबर लिखते जाए। नंबर कितने नंबर हो गए ये? 7 नंबर। फीमर लेंथ मेजर कर लिया आपने। और ये मोस्ट रिलायबल पैरामीटर इन, इसका आगे लिख लें ब्रैकेट में। मैं चाहता हूँ ये नोट्स रहे हैं आपके, ज़िंदगी भर आपके काम में। तो मोस्ट रिलायबल पैरामीटर इन थर्ड ट्राइमेस्टर, ब्रैकेट में डाल के फीमर लेंथ इज अ। कौशल आप लिख रही हैं? गुड। कितने हो गए? 7 हो गए। अब कुछ आप के इल्म से भी हम फ़ायदा उठाएं। गैस्ट्रेशनल एज भी बताएंगे, एज भी बताएंगे। और आप बताएं। गुड। फिर आपने बताना है फीटल प्रेजेंटेशन, बताने ना? कितने हो गए? फिर आपने क्या बताना है? फीटल नंबर बताना है ना? लिखते हैं ना, सिंगल फीटस अलाइव लिखा होता है ना, सिंगल फीटस अलाइव किफेलिक। तो फीटल प्रेजेंटेशन हो गई, फीटस नंबर हो गया। वेरी गुड। तो ये हमने फीटस रिलेटेड बात कर ली। अब हम बताएंगे प्लेसेंटा पोजीशन, प्लेसेंटल पोजीशन कौन कौन सी पोजीशन हो सकती हैं? फंडस, फंडल होते हैं वो। हमने तीनों देखे हैं आज, तीनों देखे हैं हमने। मैंने आपको तीनों दिखाए हैं, एंटीरियर भी दिखाया है, फंडस भी था और पोस्टीरियर भी था। ठीक है। एंटीरियर, पोस्टीरियर और फंडस। प्लेसेंटा हो गया। उसके बाद हम क्या देखेंगे? एमनोटिक फ्लूइड। कितना नंबर है ये? 11 नंबर एमनोटिक फ्लूइड। 12 नंबर कौन सा है? 12 नंबर कौन सा है? सर्वाइकल लेंथ। देखते हैं ना? और कुछ रहता है तो मुझे बताएं, अगर मेरा जहन मिस कर रहा है तो। आपके जहन में कुछ आ रही हो। वेरी गुड। हाँ, वो हम लिख के देंगे एंड पे। एंड पे हम क्या देंगे? गैस्ट्रेशनल एज थर्ड। नो, इससे पहले एक चीज़ और लिखें आप। गैस्ट्रेशनल एज से पहले 13 पॉइंट लिखें आप। फीटल वेट, तेरे नंबर पे क्या आएगा? 14 पे क्या आएगा? गैस्ट्रेशनल एज। और 15 नंबर पे क्या आएगा? ईडीडी नहीं आएगी? पूरी रिपोर्ट तो बना दी यार। तो एक सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में कितनी चीज़ें हमने करनी है पूरी? 15 पॉइंट्स। इसकी ये नीट कर लिया आपने? ये ज़्यादा नीट करने की ज़रूरत नहीं ना? ये तो ना मैं टास्क दूँ आपको होम? ऑलरेडी नीट है ये। ठीक है, गुड। 15 पॉइंट आप लोग ज़बानी बता सकते हैं? याद हो गए आपको?
कौन ज़बानी बता सकता है दोनों में से? चैलेंज है। बताती हूँ जो रह गए। नहीं, तरतीब से बताना है। मैंने देखा, मैं आपको सर से लेके ऐसे तरतीब से लेके आया हूँ। ठीक है। ज़बानी बताओ सोच के। अब आप ऊपर से ऐसे नीचे जाओ। बीपीटी, गुड एचसी, गुड। उसके बाद स्पाइन, ठीक है, स्पाइन होगी। उसके बाद कार्डियक एक्टिविटी। गुड। स्पाइन से हम चेस्ट में आ गए, कार्डियक एक्टिविटी। चेस्ट से नीचे जाएंगे। उसके बाद हम लोग वो देखेंगे एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस। गुड। उससे नीचे आना है अब। उससे नीचे हम देखेंगे प्लेसेंटा। नहीं। उसके बाद हम पेट तक आ गई हैं आप। हाँ जी। पेट से अब नीचे जाना है आपने। हम लोग देखेंगे प्रेजेंटेशन देखेंगे। नहीं, पेट से नीचे जाओ ना। पेट से नीचे जिस्म में कोई चीज़ें नहीं है जो हम मेजर करते हैं। नहीं, फीमर लेंथ से पहले, फीमर लेंथ से पहले भी एक चीज़ होती है। फीमर लेंथ से पहले और पेट से थोड़ा सा नीचे दरमियान में उनकी एक चीज़ होती है, वो मैं लिखवाई है आपको। पेल्विक रीजन में क्या होगा देखते हैं। पेल्विक रीजन में, पेल्विस में, फीमर से ऊपर करके पेल्विस में क्या होता है ये देख रहे हैं हमने। ब्लैडर, ब्लैडर भी तो लिखवाया है। यूरिनरी ब्लैडर। अच्छा, फीमर लेंथ से आगे चलें अब। उसके बाद हम लोग फिर प्रेजेंटेशन देखेंगे। फेलिक प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के बाद हम लोग देखेंगे कि उसके बाद नंबर ऑफ प्रेगनेंसी देखेंगे। नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, वेरी गुड। उसके बाद हम लोग लोकेशन और प्रेजेंटेशन देखेंगे। हाँ, ये ठीक है। फिर हम लोग चीटिंग करेंगे, थोड़ी सी चीटिंग करेंगे। फिर हम सब साबित करेंगे कि हम पाकिस्तानी कौन हैं। अच्छा चले हैं। नंबर भी आ गया। हम लोग फिर उसके बाद वो देखेंगे, फीटल नंबर के बाद प्लेसेंटा देखेंगे। फीटल नंबर के बाद हम प्लेसेंटा देखेंगे, ऐसे लिखा है मैंने ना। प्लेसेंटा के बाद हम लोग अमनियोटिक फ्लूइड देखेंगे। एमनियोटिक फ्लूइड देखेंगे, वेरी उसके बाद हम लोग देखेंगे एक चीज़ आपने अभी देखा थी, अमनियोटिक फ्लूइड हो गया, सेंटर हो गया, सर्विकल लेंथ, वेरी गुड, माशाल्लाह। गेस्टेशन एज, कुछ मिस हुआ इसमें? सर्वाइकल लेंथ से आगे पीछे कुछ मिस हुआ है या वेट। तो माशाल्लाह ये 15 चीज़ें, कुछ मकसद कहने का मुझे खुशी हुई है कि कम से कम 10 तो चीज़ें आपको ज़बानी याद थी, पढ़ाया और आपको 10 चीज़ें याद होगी। और थोड़ा सा और काम इस पर करेंगे तो इंशाल्लाह सारा रटा लग जाएगा आपका अच्छे से। तो ये हो गया आपका सेकंड ट्राइमेस्टर। अब हम इसकी डिटेल में थोड़ा सा इनको चीज़ों को समझेंगे। ये सेकंड थर्ड कंबाइन इकट्ठा पढ़ा भी इकट्ठा जाता है इसको। ठीक है, अब ये देखें हम कहाँ पे है। बीपीडी में आपको दिखाता हूँ, पहले बीपीडी से शुरू करते हैं। ये है बीपीडी, ठीक है। ये अब अगर आपको जूम करूँ अगर कहते हैं तो कर देता हूँ, अगर वैसे नज़र आ रहा है तो ठीक है। ये है आपका, मैंने आपको लास्ट टाइम याद हो, मैंने पहले लेक्चर में डायग्राम बना के बड़ी बढ़िया है बीपीडी की। तो ये मैंने आपको बताया था बीपीडी स्टैंड फॉर बाई पैराइटल डायमीटर, और मैंने आपको बताया था कि पैराइटल बोन जो होती हैं ये साइड वाली बोन है, और आगे वाली बोन कौन सी होती है, और पीछे वाली बोन है ऑक्सीपिटल सर वाली बोन होती है, ऐसे ही है। अब ये थोड़ी सी 2-4 लाइनें मैंने बोलनी है, गौर से सुनिएगा ताकि आपको ना ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब ये आपकी क्या चीज़ है, मिड लाइन फॉक्स सेरिब्राई, आपने पढ़ा होगा फॉक्स सेरिब्राई, फॉक्स लाइन होती है एक ब्रेन की, कभी पढ़ा होगा ना। हमारा दिमाग 2 हिस्सों में डिवाइड होता है ना, तो वो डिवाइड करती है लाइन, वो क्या कहलाती है, मिड लाइन फॉक्स, ठीक है। ये लाइन चिटी चिटी आ भी रही है, आ रही है ना, ऐसे आ रही है, ये देखें, फिर ये ऐसे आ रही है, फिर ये एरो बन रहा है, तीर का निशान बन रहा है कि नहीं। तो ये मिड लाइन क्या कहलाता है, ये मिड लाइन फॉक्स, ठीक है। तो ये एक ऐसा सा डब्बा, काला सा डब्बा आज इलेक्ट्रॉन में नज़र भी आया है, जिसको कहते हैं केवम सेप्टम पेलुसिडम, ठीक है। ये आ गया।
ये अगर आपके पास वो होती ना बुक, जाके घर पढ़िएगा उस पर बुक पे, ये नज़र आएगी आपको। ठीक है, इसको देखना है लाजमी आपने, अदरवाइज़ आपको ना कॉन्सेप्ट सही बनेगा नहीं। तो यहाँ से लेक्चर लेके वो बुक आपने देखनी है। ठीक है, केवम सेप्टम पेलुसिडम, ये काला काला डब्बा है ना, नज़र आ रहा है डब्बा छोटा सा। ये लाइन क्या चीज़ है, मिड लाइन फॉक्स सेरिब्रा है। और ये क्या है, थर्ड वेंट्रिकल, एक छोटा सा डॉट। फिर आगे जाते हैं, ये दो डॉट के ऊपर करके ये थैलामस पड़ा हुआ है, और इधर थैलम आई है। डॉट के इधर जो लाइन आती है ना वाइट लाइन, उसके दोनों साइडों पे थैलामस होता है। ये थैलामस है ये वाला। और ये आगे एक एरो बन रहा है ऐसे करके, ऐसे बन रहा है चिट्टा चिट्टा, हल्की सी लाइन नज़र आ रही है शायद आपको। और यहाँ पे भी एक चिट्टी सी लाइन ऐसे नज़र आ रही है, बिल्कुल इसी तरह का, इस तरह ये लाइन है ना, इस तरह की, कि नहीं आ रही नज़र, ऐसे आ रही है। ये देखिए ना, ये लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, ये ऐसे आ रही, ये लाइन यहाँ से टूटी, ये छोटी सी ऊपर करके चिट्टा चिट्टा, फिर ये काला दरमियान में, फिर ये दोबारा लाइन यहाँ शुरू हुई है, फिर ये यहाँ पे आके ऐसे करके एक एरो बन गया ऐसे। नहीं नज़र आ रहा, ये समझ नहीं आ रहा, ये नज़र नहीं आ रहा, बताएं। नज़र आ रहा है, तीर नज़र आ गया है, ये वाइट नज़र आ रही है, ये भी आ रही है। मैं तो नज़र का पूछ रहा हूँ, मैं समझा तो रहा नहीं अभी, मैं पूछ नज़र आ रहा है, नज़र का मुझे बताया। ये तीर नज़र आ रहा है, थोड़ा सा जूम, ये तो जूम नहीं होगा, ये तो वो है। तो ये एक तीर ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे हल्का आपको नज़र आ रहा है, इस पर देखें आप ना, ये अब मैंने आपको सिर्फ दिखाया है, अभी समझाया नहीं है। ये लाइन और ये तीर, ठीक है। अब ये है बाई पैराइटल डायमीटर। अब आपने समझना ये है कि जिस साइड पे तीर होगा उस साइड पे सर की पिछली साइड होगी, ऑक्सीपिटल बोन होगी। ये रटा मारना है आपने, इसको क्या करना है, इसको आपने रटा मारना है। ये लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, तो ये वाली बोन कौन सी होगी, आगे वाली बोन है। ये आगे वाली कौन सी बोन है, ये आगे वाली बोन कौन सी होती है, फ्रंटल है। और ये पीछे वाली बोन है, तो ये समझाने की बात है कि जिस साइड पे तीर का मुंह आ रहा है वो तीर किधर है, कौन सी हड्डी है ये, तो ये बच्चे की पिछली साइड है हड्डी। अगर यहाँ कोई फॉल्ट नज़र आता है तो बच्चे की पिछली हड्डी में फॉल्ट है, अगर यहाँ कोई फॉल्ट नज़र आता है तो बच्चे की, अगर यहाँ नज़र आता है तो बच्चे की यहाँ फॉल्ट है। तो ये समझ आ गई कि नहीं आई। तो ये जो एरो मैं आपको समझा रहा था, दिखा रहा था, इसका मकसद ये था कि ये आपको ये बताएगा कि ये बोन कौन सी है। अब मुझे बताएं यहाँ तक कोई समझ आई है कि नहीं, या कन्फ्यूजन। नहीं, रिवर्स को छोड़ें, आप रिवर्स नहीं करनी आपने, वो तो समझ आ गई है ना कि आपको मैंने जो जी जी ये फ्रंटल है, ये हाँ जी, ये कौन सी बोन है, ये फ्रंटल, ये वाली, ये ऑक्सीपिटल। क्यों ऑक्सीपिटल है, ये यहाँ पे एरो एंड हुआ है, एरो एंड हो रहा है, एरो इस साइड पे है। अगर ये एरो आपको इधर मिलता ऐसे होता तो ये बोन कौन सी होती, ये फिर नहीं, अगर साइड पे होती तो एरो का मुंह इधर होता है, जहाँ तीर है यहाँ एरो है, एरो इधर होता है ऐसे करके ऐसे, फिर ये बोन कौन सी कहलाती, सबसे सिंपल बताया ना, एरो शुरू आगे की तरफ होता है, एंड का पीछे। हाँ बिल्कुल, बैठा लगा लो। हाँ तो मैं कह रही थी स्टार्ट हो रहा है तो फ्रंटल, एंड हो रहा है तो ऑक्सीपिटल। बस ये देखें, ये फायदा होता है। इनर आउटर टू इनर लेना है, आउटर इनर तो आपने लेने ही लेना ना, वो तो मैंने आपको बताया भी है काफ़ी दफ़ा। लेकिन अब जो मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ना, आप इस कॉन्सेप्ट पर फोकस करें, इसका बन गया आपका, जहाँ से एरो स्टार्ट होगा वो फ्रंटल होगा, जहाँ पे एंड होगा वो ऑक्सीपिटल। ठीक है, तो ये फ्रंटल और ऑक्सीपिटल जहाँ भी होगा, जहाँ पे एरो एंड और ऑक्सीपिटल। और जो दूसरी बोन्स होंगी वो क्या कहलाएंगी, ये और ये बोन और ये बोन कौन सी है, फिर पैराइटल हैं दोनों, इसीलिए तो हम बाई पैराइटल डायमीटर कहते हैं। कि बाई किसको कहते हैं, तो दो हड्डियों का डायमीटर, और दोनों हड्डियों का क्या नाम है,
तो बाई क्यों कहते हैं? दो के दरमियान दो बाई बाई पैराइटल, दो पैराइटल हड्डियों का डायमीटर, उसको क्या कहेंगे हम? कोई मुश्किल बात तो नहीं है, कॉन्सेप्ट बन गया। अच्छा, तो बाई पैराइटल के साथ साथ आज आपने ऑक्सीपिटल बोन कौन सी है? ये वाली है। और फ्रंटल बोन कौन सी है? ये भी आपने सीखा ना? ठीक है, गुड। अब ये सिखाने के बाद मैं आपको जो समझाना चाह रहा था, यहाँ पे मेरा जोर लगाने का मकसद ये था, इसकी मैं आपको लॉजिक सिखा रहा था कि मैंने आज आपको ये बताया था कि जब जिधर एरो जा रहा हो उसी साइड पे आपने जाना है और आपने स्पाइन देखनी है। ये मैंने बताई थी आपको बात। इधर एरो है ना, तो स्पाइन भी आपने इधर देखनी, इधर नहीं देखनी आपने। मतलब बच्चा अगर आपको सारी इधर मिले और एरो है तो आप एरो के साथ फॉलो करना है आपने। इधर अगर इधर जाएंगे तो इधर आपको बच्चे की स्पाइन नहीं मिलेगी। वो इस वजह से कि जिधर एरो जा रहा है उधर ऑक्सीपिटल बोन है, ऐसे ही है। और ऑक्सीपिटल बोन कौन सी होती है? तो स्पाइन हमारी पीछे वाली बोन के साथ लगी हुई है। तो लाजमी कॉमन सेंस की बात है, जब ऑक्सीपिटल बोन पीछे आ रही है, एरो पीछे आ रहा है, तो जिधर एरो जा रहा है उधर ही आपकी उसी को फॉलो करेंगी आप, तो आपको जाके स्पाइन बाइफिडा एनॉमली या स्पाइन की जो इर्द गिर्द जो स्किन है वो आपको मिल जाएगी। ये कंसेप्ट बना। ये एरो के ऊपर मैंने जो जोर लगाया उसका मकसद असल में ये था कि मैं आपको स्पाइन का ट्रैक आपने कैसे फॉलो करना है वो आप यहाँ से सीखें। एरो मिल जाता है, ज़्यादातर मिल जाता है। अगर ना मिले तो फिर अगर देखें, अगर ना मिले फिर तो क्या देखें, हमारे पास 100 चीज़ें तो है नहीं। हम इधर जाएंगे, इधर स्पाइन मिल गई, ठीक है, इधर चल पड़ेंगे। इधर ना मिली तो फिर हम दूसरी साइड में देख लेंगे। मेरी बात समझिए आप कि नहीं समझिए? आप एरो देखा स्पाइन, बस देखिए असल आपका मकसद क्या है? स्पाइन को फॉलो करना है। लेकिन उसकी आसानी के लिए आपने एक लॉजिक बताई है कि एरो वाली साइड मिल जाएगा। अगर हमें एरो नहीं मिला तो हम उधर देख नहीं, मैं बताता हूँ लॉजिक इसका देखिए, हमने जो अपनी ज़िंदगी में जो पढ़ा है, जो प्रैक्टिकल काम भी किया है ना, उसकी वो हम करते हैं काम ऑर्गेनाइज तरीके से। जो मेरी हैबिट है ना, मैं उस काम को ऑर्गेनाइज तरीके से और स्मूथ तरीके से करने की कोशिश करता हूँ। स्मूथली हो और ऑर्गेनाइज हो। उस काम करने में एक तो आप झिझकते नहीं हैं, परेशान नहीं होते, और आपको मज़ा आता है काम करने का, और काम आपका टाइम बचा देता है, और आप कॉन्फिडेंटली एक चीज़ के बारे में कमेंट कर सकते हैं। अब जैसे आप कह रही हैं स्पाइन नज़र आ जाती है, लेकिन वो होता है इरेगुलर वे। कभी आप रोब इधर रखेंगे, कभी इधर रखेंगे, कोई स्पाइन का कोई ना कोई पार्ट मिस हो जाएगा उसमें। स्पाइन जहाँ पे यहाँ से निकल रही है वो पार्ट मिस हो जाएगा। आपको उसका यहाँ स्पाइन देख रही हो आप, और यहाँ पे चीज़ पड़ी है स्पाइना बाइफिडा, फिर क्या करेंगे आप? उस ट्रैक को कैसे फॉलो करेंगे आप? पूरा ट्रैक बनता है ना, ये कैसे ऐसे ऐसे यहाँ पूरा यहाँ तक हटी जा रही है, स्पाइन मिल जाती है, लेकिन आपने तो पूरे रोड को फॉलो करना है। वो रोड आप कैसे फॉलो करेंगे आप? जब आप एरो के साथ करके ऐसा 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 जाएंगे, ऐसे मुड़ेंगी। बच्चा माँ के पेट में ऐसे पड़ा हुआ है ना, ऐसे पड़ा हुआ है, सीधा तो पड़ा नहीं हुआ कि जी आप सीधा ही कहो जी यहाँ तक आप चले जाएं, उसके सीधा तो नहीं है ना बच्चा। तो बच्चा आपको रोब ऐसे, मैं जब शुरू में अल्ट्रासाउंड करता था ना तो कुछ इसी तरह एक दो मरीज़ किया तो मैं कहता था यार आगे जाना है, ठीक है। वो फिर समझ जाए कि नहीं बच्चे ने तो ऐसे मुड़ना है, ऐसे अच्छे से समझ जाना शुरू हुआ। तो बच्चे अब ऐसे ऐसे जाते ऐसे ऐसे मुड़ना है आपने, ऐसे ही ना, ऐसे यहाँ नहीं घूमते फिर इधर निकल जाएं या आगे निकल जाएं, कहेंगे इधर ही जाएं। तो स्पाइन या एरो का क्या बेनिफिट है कौसर? एरो के ऊपर बात करने का क्या बेनिफिट है? प्रॉपर तरीके से कि आपकी कोई चीज़ मिस ना हो। देखें, जब भी दुनिया में अपने घर में कोई भी काम आप इरेगुलरली करेंगी तो उसके अंदर चांसेस होते हैं मिस्टेक के, होते हैं ना। जब आप टाइम भी ज़्यादा लगता है और मिस होने के चांसेस भी हैं। और अगर आप तरतीब से, जैसे मैंने आपको 15 पॉइंट बता दिए हैं, आप ये 15 पॉइंट के ऊपर काम कर जाती हैं, कर लेती हैं, तो आपको कोई मसला ही नहीं। आप कहीं आप कॉन्फिडेंट होंगे, आपसे कोई बात भी करता है कि जी मैंने हर चीज़ तो दी है, क्या मिस है बीच में? सर्वाइकल लेंथ भी दी है, AC भी बताया है, BD हर चीज़ लिखी थी, क्या मिसिंग है? कुछ भी मिसिंग।
तो मैं आपको क्यों, आपने नोट नहीं किया मेरे अंदर ये हैबिट है कि मैं कोशिश करता हूँ कि आपको रेगुलर चीज़ें, स्मूथ वाइज चीज़ें शॉर्ट करके आपके माइंड में डाल दूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें आपके माइंड में जो है ना तरतीब से रहें, ताकि प्रैक्टिकल काम करते हुए वो चीज़ें आपसे मिस ना हो। ये बात समझ रही है ना आप? तो मैं ये इसलिए, और एरो की लॉजिक भी यही है कि आप एरो के चल देंगी तो आप स्मूथली देखेंगे ना। आपने यहाँ से देखा, अब यहाँ से आपने ये वाली जगह है, अब आप प्रोब कहीं भी रखें आपको स्पाइन मिल जाएगी, लेकिन आप अगर ये स्पाइन देख रही हैं और ये नहीं देख रही, फिर यहाँ से घूम के उधर देख ली, फिर उधर देख ली, थोड़ी इधर देख ली, दरम्यान में छोड़ के उधर चली गई, स्पाइन तो मिल गई आपको, लेकिन आपके दिल में खटकता रहेगा यार मैंने सारा ट्रैक तो देखा नहीं। समझ आइए? तो ये एरो की लॉजिक है। और एरो जिस साइड पे होता है उस साइड बोन कौन सी होती है? ऑक्सीपिटल बोन होती है, और स्पाइन का ट्रैक आपने उस साइड पर। समझ आ गई बीपीडी की? अब बीपीडी के मेजरमेंट का आपको पता है कि आउटर बोन टू इनर बोन, वो आज हमने किया भी है कि ये बोन है और पीछे इसका स्किन भी हल्की सी है, तो ये बोन आउटर और ये वाली बोन इनर। हमेशा जो ऊपर वाली है जो प्रोब के करीब है उसका आउटर, ये प्रोब के करीब है ना, ये प्रोब से, तो प्रोब से दूर वाली बोन जो पैराइटल होगी उसका इनर। इसका हमने आउटर ले सकते हैं? नहीं लेना। इसका आउटर और इसका इनर नहीं लेना, इसका आउटर और इसका इनर लेना। ये प्रॉपर वे है, ठीक है। और लेना कहाँ पे? ये जो थैलेमाई बन रहा है थर्ड वेंट्रिकल सेंटर ऑफ द इमेज, आपने बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर के अंदर मेजर लेनी है मेजरमेंट। ऐसे मेजरमेंट भी ले सकते हैं आप, देखें ज़रा तिरछी, वो गलत होगी। यहाँ से ऐसे तिरछी लें, ऐसे एरो जाए, वो भी गलत होगी। यहाँ इनर टू आउटर करें तो वो भी गलत होगी। आउटर टू इनर, राइट एंगल ऑफ फॉक्स सेरिब्राई इन द मिडल ऑफ बीपीडी, ठीक है। हेड समझ आई कि नहीं आई? बताओ कौशल, बोलो, रोज़ा रखा हुआ है, आ गई है? चलो आगे एच सी की तरफ। एच सी तो फिर ये देखिए, ये उन्होंने बताया जैसे कि बाईपास शुड बी हॉरिजॉन्टल टू द फेस ऑफ द प्रोब, फॉक्स परपेंडिकुलर टू, ये जो है फॉक्स नॉट परपेंडिकुलर टू द बीम। ये देखिए ना, हेड प्रॉपर बन ही नहीं रहा। बीम का मतलब है कि साउंड वेव जो जा रही है उसके 90 डिग्री के ऊपर फॉक्स नहीं आ रहा। जैसे ये लाइन आ रही है, पीली आ रही है ना, पीली लाइन, मतलब बिल्कुल एक सीधी लाइन बनी है। तो ये एक ठीक इमेज है, और ये वाली इमेज रॉन्ग है कि इसके अंदर प्रॉपर एक वो लाइन नहीं बनी, और हेड भी कट रहा है, प्रॉपर नहीं बना, ठीक है। तो इसका मतलब है आप प्रोब को थोड़ा सा एंगल शेंगल देंगे, बच्चा ओब्लिक पड़ा होगा या किसी पोजीशन में पड़ा होगा। तो आगे बीपीडी, ये देखिए उन्होंने क्या आपको सिखाया है, करेक्ट एंगल और इनकरेक्ट एंगल। तो इनकरेक्ट एंगल वो कैसे बता रहा है? सेंटर नहीं बन रहा, सेंटर नहीं बन रहा ना ये इमेज का। ये अगर ऐसे जा रहा है तो ये इसका सेंटर बन रहा है ना। अगर ओब्लिक है तो सेंटर भी ओब्लिक ही जाएगा, जैसा हेड आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये वही सारी चीज़ें। अब हेड सर्कमफ्रेंस की बात है, तो वही हेड सर्कमफ्रेंस के लिए हम अलग इमेज लेते हैं या उसी इमेज पे लेंगे? उस इमेज पे जिस पे हमने बीपीडी लिया है। सिर्फ हम मशीन के ऊपर बटन चेंज करेंगे, पहले बीपीडी मेजर करके सेट करेंगे, बीपीडी की मेजरमेंट सेव हो जाएगी, मशीन शो कर देगी। फिर हम दोबारा मशीन के ऊपर बटन दबाएंगे मेजरमेंट का, मेजरमेंट में दोबारा एचसी पे क्लिक करेंगे, एचसी क्लिक करके दोबारा हम वो रखेंगे और एचसी को मेजर कर लेंगे, हेड सर्कमफ्रेंस को। समझ आइए कि नहीं आई? और ये हमने आउटर बोन, ये नोट करें आप, ये बोन इनर से भी ले सकता है, तो उसने आउटर लिए है, ठीक है, आउटर टू आउटर, ठीक है जी। तो ये ले लेंगी, समझ आ गई? बीपीडी आज हमने सीख लिया। हार्ट की हमने एक्टिविटी देखनी है कि हार्ट है कि नहीं, ठीक है। उधर से मुझे पॉइंट बताएं कौन कौन से हैं, मैं उस हिसाब से पढ़ाऊंगा आपको। स्पाइन भी हो गया, जैसे मैंने आपको बताया एरो सादा में, ये देखिए ऐसे स्पाइन आएगी, ये ऐसे, ठीक है। ये बाजू का तो आपको ऐसे नजर आती है, तो आपने उसकी स्किन देखनी होती है। आज हमने स्किन देखी भी है, ये देखिए ये स्किन आ रही है बेहतरीन करके।
आ रही है ना। जी ये 2 स्पाइन पूरी हैं हड्डियाँ, जी ठीक है। ये इसको कहते हैं, इसके लिए वर्ड यूज होता है रोड ट्रैक, रेलवे रोड या रेलवे ट्रैक। बच्चे की जो स्पाइन देखते हैं उसके लिए वर्ड कौन सा यूज होता है, रेलवे ट्रैक। रेलवे की 2 लाइनें जाती हैं साथ साथ, तो इसमें ये 2 लाइनें साथ साथ आ रही हैं कि नहीं, जी ये देखें इधर भी और इधर भी। तो स्पाइन का आपने रेलवे ट्रैक देखना है और उसके ऊपर आपने क्या देखनी है, स्किन। ये आ रही है पतली पतली छिटी छिटी लाइन ना, जी ये स्किन है। तो ये स्किन के ऊपर यहाँ पे ऐसे करके इतना बड़ा बबल अगर होता तो वो आपको नजर आ जाता। जी अगर वो बबल होता तो हम उसे क्या कहते हैं, जी स्पाइना बाइफिडा, ठीक है। कि जो वर्टिब्रल कॉलम है इसके अंदर गैप है, वर्टिब्रा के अंदर गैप है, और वहाँ से जो स्पाइन है वो बाहर निकल गई है हमारी, ठीक है। तो वो स्पाइना बाइफिडा कहते हैं। तो ये ऐसे करके आपको स्पाइन देख लिया आपने, समझ आ गई है। फिर 5वीं चीज़ क्या बताइए, तो कार्डियक एक्टिविटी तो ये हो गई, ये देखिए हार्ट है। 5वीं चीज़ हम देखते हैं एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस। ये किधर है, हार्ट हो गया, ये पड़ा है एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस। एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस में मैंने आपको बताया 4 चीज़ें ना देखनी होती हैं हमने। ये 3 ऐसे डॉट मैंने आज आपको दिखाए भी हैं, 1 डॉट 2 और 3, ये 3 डॉट पड़े हैं ना। और यहाँ भी छोटे छोटे 3 डॉट हैं, 1 और 2 और 3, है ना। ये क्या है, स्पाइन। ये डॉट किसके होते हैं, वर्टिब्रा के। अब मैं हूँ तो मेरे वर्टिब्रा पीछे 3 डॉट है। वर्टिब्रा के दोनों साइडों में मेरी रिब निकल रही है, वर्टिब्रा में लगी हुई है। इधर भी रिब है ना, ये रिब, ये देखिए ये। तो 2 साइडों पे जो रिब नज़र आ रही है, हड्डी चिट्टी चिट्टी नज़र आ रही है ये, और ये ऐसे आ रही है चिट्टी चिट्टी, देख रही है ना। तो ये ट्रांसवर्स रिब है, ठीक है। तो एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस के लिए कौन सी 4 चीज़ें देखनी होती हैं आपने, वर्टिब्रा, रिब, ट्रांसवर्स रिब, स्टमक बबल। काला काला मैंने आज आपको दिखाया है, बड़ा ज़बरदस्त नज़र आया है, आया ना। ये देखें काला पड़ा हुआ है, इधर भी पड़ा हुआ है, इस ये देखें ये पड़ा हुआ है, और इधर ये है स्टमक बबल। और ये क्या है, अम्बलाइकल, ओ सॉरी पोर्टल वेन। ये इस तरह की यू की शक्ल की बन रही है, जे शेप, जे बन रही है ना, ऐसे करके ऐसे। अब ये अल्लाह ताला ने इंसान का बॉडी बनाया, अब ये अंदर कापी तो है नहीं कोई प्रॉपर जे डॉट भी लगा हो, ठीक है। तो ये जे शेप क्या है, पोर्टल वेन है। तो पोर्टल वेन, स्टमक बबल, वर्टिब्रा और ट्रांसवर्स रिब, 4 चीज़ें मिली। तो क्या है ये, यहाँ पे आपने मेजरमेंट लेनी है एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस की। अगर इसके अंदर हार्ट आता है तो आपने मेजरमेंट नहीं लेनी, धड़कन आ रही है तो आपने वो इमेज ठीक नहीं है, मतलब आप थोड़ा सा टिल्ट करें, थोड़ा सा नीचे आएंगी, ठीक है। मैंने आज आपको दिखाता भी रहूँगी, ये देखिए हार्ट, और मैं थोड़ा सा प्रोग्रेस कर रहा हूँ और एसी आ गया था, आया था। तो अगर इसके अंदर ब्लैडर आ रहा है नीचे की तरफ गोल गोल सेंटर में यूरिनरी ब्लैडर आ रहा है, तो भी आपने मेजरमेंट नहीं लेनी। आपने मेजरमेंट कब लेनी है, जब स्टमक बबल ये चीज़ें आए, मतलब ये चीज़ें मिले ना मिले, लेकिन स्टमक बबल और हार्ट ये दोनों चीज़ें ना हो। क्योंकि अगर हार्ट आएगा तो इसका मतलब आप एब्डोमिनल तो नहीं मेजर कर रहे, आप तो चेस्ट मेजर कर रहे हैं, ऐसे ही है ना। और अगर बबल आ रहा है तो आप एब्डोमिनल तो नहीं मेजर कर रहे, आप पेल्विस मेजर कर रहे हैं, नीचे पेल्विस है ना। ये क्या चीज़ है हमारा, चेस्ट। ये नीचे चेस्ट के नीचे क्या है, एब्डोमिनल के नीचे। और हम यहाँ क्या मेजर कर रहे हैं, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, एब्डोमेन का दायरा। अगर हार्ट में ये तस्वीर में आ रहा है तो हम हमारी मेजरमेंट चेस्ट की हो जाएगी, एब्डोमेन की नहीं होगी, तो हम जो काम करना है वो नहीं हुआ। अगर ब्लैडर आ गया तो हमारी मेजरमेंट पेल्विस की हो जाएगी और एब्डोमेन की नहीं होगी। लिहाजा ब्लैडर और हार्ट ये दोनों चीज़ें ना आए, ठीक है। तो एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस समझ आ गई। और इसकी मेजरमेंट भी उसी तरह जैसे HC ली है, HC में हम बोन लेते हैं, इसमें हमने जो स्किन है वो स्किन भी शामिल कर लेते हैं, उसमें स्किन एक्सक्लूड करते हैं हम, ठीक है। जो स्किन पतली सी स्किन है वो भी हम ले लेते हैं इसमें, AC में, ये फ़र्क है। तो HC और AC की समझ आ गई क्या, नहीं आई, गुड। और आगे चीज़ क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। वो आज हमने देखा ही है कि वो बाज़ का नज़र आ जाता है, बाज़ का नज़र नहीं आता, ठीक है। फीमर लेंथ हमने मेजर करनी है। उसके बाद ये देखें, ये ब्लैडर है, ये ब्लैडर कितना क्लियर आ जाए, ऐसे क्लियर नज़र आया बिल्कुल हमें, बिल्कुल ऐसे सेंटर में नज़र आता है ये।
और अगर ये अकेला सेंटर में नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है आप ब्लैडर की तरफ फिर रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर जाएँ आप, ठीक है। AC वो लेने के लिए AC लेना है ना आपने, तो ऊपर जाना पड़ेगा ना ब्लैडर से, थोड़ा सा ऊपर जाएँ और आपको प्रोब को रोटेट करें और दायरा सा बनेगा तो AC हो जाएगा आपको, ठीक है। और ब्लैडर देखने का फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे आपको जेंडर भी नज़र आ जाता है नीचे, और नीचे आपको यहाँ पर ब्लैडर नज़र भी आ जाता है, ठीक है। बाज़ औक़ात ये बच्चे की पोजीशन ऐसी होती है, दोनों टांगें उसने बंद की होती हैं और हमें जेंडर नज़र नहीं भी आता, और हम जिस एंगल से देख रहे होते हैं तो वो एक हड्डी से दूसरी हड्डी नज़र आ जाती है और बीच में जेंडर में नज़र नहीं आता, ठीक है। तो ये ब्लैडर हो गया। अगली बात क्या थी? जब हम ब्लैडर के पास पहुंच गए हैं, अब फीमर लेंथ ढूंढने का क्या तरीकाकार होता है? ब्लैडर के आसपास ही हमने प्रोब को घुमाना है, कॉमन सेंस की बात है ना। अब आप हार्ट की तरफ जो घुमाएं वहाँ पे टाइम ज़ाया करने वाले, वहाँ आपको फीमर के ब्लैडर के पास ही घूमें तो वहीं पे आपको फीमर नज़र आ जाएगी, ठीक है। और फीमर लेंथ की मेजरमेंट कैसे आपने लेनी है? ये देखें, ये फीमर लेंथ है तो ये कंप्लीट मेजरमेंट लेनी है आपने, बिल्कुल जितने चिट्टे चमक रही है ना, एंड एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कोने तक आपने फीमर को मेजर करना है। समझ आ गई है? तो फीमर लेंथ मोस्ट रिलायबल पैरामीटर है थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर फॉर EDT। कितने पॉइंट हो गए? 7। अगला पॉइंट कौन सा है? फीटर प्रेजेंटेशन, वो तो आपको पता ही है कि फैलिक कब होती है और ट्रांसफर वो दूसरी कब होती है, बताओ। ब्रीच कब होगी और फिर के फैलिक कब होगी? किधर होगा? कैसे, किसको हम के फैलिक कहेंगे ये बताओ मुझे। वेरी गुड, जो नॉर्मल प्रेजेंटेशन होती है केफेलिक होती है। उसमें हेड कौन सी तरफ होता है? हेड जो है वो नीचे की तरफ, सर्विक्स की तरफ हेड होता है, ठीक है। हेड नीचे की तरफ सर्विक्स की तरफ होता है तो वो नॉर्मल प्रेजेंटेशन है, उसको हम क्या कहते हैं? केफेलिक। और ब्रीच प्रेजेंटेशन किसे कहते हैं? ब्रीच में हेड जो होता है ऊपर की तरफ हो जाता है। ये प्रेजेंटेशन कौन सी है? ये बच्चा ऐसे पड़ा हुआ है, क्यों ब्रीच है ये? वेरी गुड, हेड ऊपर की तरफ है और टांगे नहीं, तो ये ब्रीच प्रेजेंटेशन है। और ये हेड अगर ये नीचे आ जाए तो केफेलिक है। इसकी समझ है ना? इस पर तो नहीं ज़्यादा डिबेट की ज़रूरत। आगे चले। आगे वही फीटर नंबर वो भी पता है, सिंगल है। ये प्रेजेंटेशन कौन सी है शाइस्ता? ये केफेलिक है। वाई? हेड नीचे की तरफ। वेरी गुड। अगर ये हेड इधर हो? ट्रांसफर। गुड। आगे फीटर नंबर का भी आपको मैंने बताया कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर वो यॉक सेक देखते हैं, ठीक है। आगे प्लेसेंटा पोजीशन, और इसके बाद ये चीज़ें कल करेंगे हम, ये थोड़ी डिटेल में है क्योंकि प्लेसेंटा ये जो है बहुत डिटेल वाली चीज़ें हैं, मतलब कल से मुराद नेक्स्ट लेक्चर में होंगी, ठीक है। ये कितने पार्ट्स आज हमने क्लियर कर लिए? 9 कर लिए हैं। तो जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो करके लाना है आपने, और ये आपने जो बुक्स मैंने आपको दी हैं वो लेके आनी है साथ में, वो लाजमी लेके आनी है, भूलना नहीं है। क्योंकि मैंने जो आगे आपको पढ़ाना है ना प्लेसेंटा और ये BPD वगैरह, ये दोबारा वहाँ से इमेज दिखाऊंगा मैं थोड़ी सी आपको, ताकि आपको वो घर में काम आए चीज़ें, ठीक है। तो 9 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए हैं, 6 ये और थोड़ी सी इंशाल्लाह एबनॉर्मलिटी अगले लेक्चर में हमारा ख़त्म भी हो जाएगा। और वो पेशेंट जो है वो भी आपने लेके